ऑलराईट, चलो. अम, हा जो चॅप्टर आपण वाचत होतो त्याचा फक्त एक पॅराग्राफ राहिलाय. 15 चैप्टर का एक ही पैराग्राफ रह गया है. लास्ट हमने जो बात की थी वो 7 लोक के बारे में बात की थी. 7 लोक यानी टोटल अपने 14 लोक है. अपन पृथ्वी लोक हमारा, हम जो है मनुष्य जीवन, ये 7वां लोक है. तो ऊपर 6 स्तर है, 6 और है ऊपर. हम भू में रहते, फिर भुव, स्वह, मह, जन, तप और सत्यम. ऐसे ऐसे भू, ऐसे 6 ऊपर है. The path to higher experience. In order to release Shakti and inner experiences, there is not one but thousands of ways. अब ये जो कुंडलिनी को फ्री करने की जो बात है ना, या कुंडलिनी की शक्ति को जागृत करने की जो बात है, इसकी कोई एक पद्धत नहीं है. अनेक पद्धत से कुंडलिनी जागृति की जाती है. फर्स्ट यू विल हैव टू अप्रोच अ suitable guru and read the yogic text. You have to know the dimensions and structure of your own being, of your whole being. हमारा जो शरीर है, शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जो नाड़ी का सिस्टम है, जो चक्रास हमारे बॉडी में है, सिर्फ 7 चक्र तो सुषुम्ना पे मेन है, लेकिन हजारों दूसरे चक्रास है. उसमें काफी सारे 14 चक्र, आई थिंक 114 और मोर देन दैट. ऑल दोज चक्रास आर, देर आर सम वेरी इंपॉर्टेंट वंस इन दैट ऑल्सो. तो पढ़ाई करने की जरूरत है, खुद को जानने की जरूरत है. हमारे खुद का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को जानने की जरूरत है. Swara yoga is just one of the ways to experience the most subtle aspect of your being. और खुद को जानने के लिए स्वर योगा एक मार्ग है, ऐसे हजारों मार्ग है. ओके, बहुत क्लियरली यहाँ पे वो कह रहे हैं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एनालिसिस टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर डेली लाइफ and should be utilized with other spiritual practices in order to enhance, understand and control the mundane experiences. ये हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया. स्वर योगा के साथ साथ हमको हठ योग भी करना होगा, राजयोग भी करना होगा. तो ये जो दूसरे मार्ग है, इनके साथ मिलाकर जब हम करते हैं तो हमें काफी सारा फायदा होता है. दिस इज नॉट अ पाथ ऑफ ब्लाइंड फेथ. अंधविश्वास का मार्ग नहीं है. कोई गुरु स्वर योगा के बारे में ये नहीं कहेगा कि मैं बोल रहा हूं आप मानो. ऐसा नहीं होता. खुद का अनुभव करना होता है. नॉर इज इट अ पाथ फॉर सुपरस्टिशियस. इट इज अ पाथ फॉर दोज हु आर सीकर्स, एंड सीकर्स कैन नेवर बी ब्लाइंड फॉलोअर्स. जो सीकर्स है, जो आत्मशोध में निकले हुए हैं, ये कभी अंधविश्वास या बंद आंखों से नहीं चलेंगे. ये हर जैसे जैसे सेल्फ डिस्कवरी के एक एक स्टेप्स हम लेते जाएंगे, we will be questioning, we will want logical explanation, we will want analysis, and we will want justification. Without that we are not going to agree to anything. ओके, अगर कहते हो आत्मा है तो प्रूफ दिखाओ. नेगेटिव प्रूफ, ओके, नो प्रॉब्लम, नेगेटिव प्रूफ दिखाओ, लेकिन प्रूफ दिखाओ. ये जो कहने की क्षमता रखता है, वही इस मार्ग पे चल सकता है. दे सर्च, एनालाइज एंड कम टू देयर ओन रियलाइजेशन, अल्टीमेटली टू फाइंड द ट्रूथ ऑफ एग्जिस्टेंस. ये अस्तित्व है क्या, मैं हूं कौन, मैं कहाँ हूं, जहां मैं हूं वो क्या है. राइट, आई एम इन द यूनिवर्स. व्हाट इज द यूनिवर्स? हु एम आई? These are the questions. What is this? How am I related to everybody? How am I related to the cosmos? All these questions are not for blind followers. Okay, ये कोई भक्ति मार्ग की तरह भी नहीं है ये. यहाँ पे तुम ज्ञान योग का मार्ग है, और उसके साथ में सब कुछ लॉजिकली पटलं पाहिजे. म्हणजे पटणाऱ्या गोष्टी आहेत, कळलं पाहिजे, जाणवलं पाहिजे. ओके, एनिवे, इथे हा चॅप्टर पूर्ण होतो. पुढच्या चॅप्टरचे मी पिक्चर्स ऑलरेडी शेअर केले बुकचे आत्ताच. 16 चॅप्टर आहे रेकग्नायझिंग द स्वरा. आता स्वर ओळखायचा कसा? वी स्टार्ट द प्रॅक्टिस ऑफ स्वर योगा बाय लर्निंग how to recognize which nadi and swara is functioning. When the flow of air is coming from the left nostril only, ida is active and this is known as वाम और लेफ्ट स्वर. हाँ, लेफ्ट नाड़ी से अगर सांस बह रही है तो उसको वाम स्वर कहते हैं.
when the right nostril is open, Pingala is active. It is called as Dakshina or right swar. Right swar को हमेशा दक्षिण कहते हैं. Recognizing the active swara is a simple process. Exhale into the palm of the hand and you will feel a stronger current flow from the open nostril. हाँ, सीधा अपना हाथ पे अपनी सांसों को छोड़ो. एक साइड से अच्छी हवा बहेगी, एक साइड से नहीं. If you are still unsure about testing in this way, then close one nostril and breathe out through the other. Listen for a difference in the pitch of right and left exhalation. The deeper sound in मला त्या आवाजाचा त्रास होतोय सोनू. Can you please take it out or you play something else? Okay. ते खडंग खिडिंग वाजतंय ना, it's disturbing me. The deeper sound indicates the open nostril, the higher pitch indicates the closed. Sometimes both nostrils will flow equally and you cannot differentiate whether the right or the left is predominant. This is the flow of the सुषुम्ना. सुषुम्ना को शून्य नाड़ी कहते हैं. हाँ, उजवी नाड़ी, डावी नाड़ी आणि शून्य नाड़ी किंवा इडा पिंगळा आणि सुषुम्ना. दो तरह है. कौन सी? हाँ, मग मला माझा आवाज घुमतो म्हणून मी दोन्ही नाही लाव. इट्स ओके, यू प्ले, जस्ट डोंट मेक साउंड. प्ले ऑन द बेड, देन इट विल नॉट मेक एनी साउंड. ऐसे हाथ पकड़ के या ऐसे करोगे ना तो कौन सी चालू है पता चलता है. अगर नहीं तो एक को बंद करने का, दूसरे को. अभी मेरी ऑलमोस्ट, फिर भी राइट मेरी थोड़ी कम है तो मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल फंक्शनिंग है. जिसको जोर ज्यादा लग रहा है वो बंद है. जो इजीली सांस बह रही है, बहुत आसानी से निकलती है, वो चालू है. तो ईडा लेफ्ट चालू है या पिंगला एक्टिव. चलो, अब ये हमने देखा था कि दिशा होती है इसकी, और हमने रंग, दिशा, सारी चीजें देखी थी. इसमें हमने लेंथ देखी थी, राइट. मैंने आपको जो चार्ट दिया था, तो इसकी जो लेंथ है, आकाश को कोई लेंथ नहीं होता, और वायु को 8 उंगली, अग्नि को 4 उंगली वगैरह वगैरह देखा था. उसके बारे में ये क्या कह रहे हैं देखते हैं. When you are examining which nostril is active at different times during the day, you will notice that the length of the breath alters. Sometimes it is longer or shorter. According to the Swara Shastras, the aim of the practice is to reduce the length of the exhaled air so that so that more prana is retained in the body. स्वाती, हा एक नवीन मुद्दा इकडे ऍड होतोय आपल्या नोट्सला. देखो वो क्या कह रहे हैं. दिन भर में अगर आप अपनी सांसों की लेंथ को देखोगे ना, कभी लंबी होती है और कभी शॉर्ट होती है, लेकिन वो कह रहे हैं स्वर योग कहता है कि सांसें शॉर्ट होनी चाहिए. All right. According to the Swara Shastra, the aim of the practice is to reduce the length of the exhaled breath so that more prana is retained in the body. ऐसा करने से प्राण शरीर के अंदर ज्यादा रहेगा. माधवी, आलं लक्षात? हे मला काय विचारायचं होतं माहितीये. आपलं पृथ्वी आणि याला जल याची लेंथ जास्त आहे ना, आणि दोन्हीकडे क्रिएशन आहे. पृथ्वी 12 आहे, जल 16 आहे. हो, दोन्ही प्रकृती आहे. हा, दोन्ही प्रकृती आहे, क्रिएशन आहे. म्हणजे थोडक्यात ते वापरलं जातं. वायू पण प्रकृती आहे. अग्नी सगळ्यात कमी आहे, 4 उंगली. तर हे म्हणजे ह्याच्यात त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे ते कमी केलं तर रिटेन्शन असं हे आपण धरू शकतो. पण मला आणखीन एक विचारायचं होतं की समजा जसं आपण म्हणतो की उजव्या नाडीत अन्न घ्यावं आणि डाव्या नाडीत पाणी घ्यावं, समजा ते केलं नाही तर काही फरक पडतो का? ह्याच्या लांबीमध्ये नाही. मग आपण आपली डावी नाकपुडी चालू आहे पण त्याच्यात आपण पाणी नाही प्यायलं. हा, अगं पाणी प्यायचं आणि ते जे आहे ना स्वाती, बॉडीचं 70% वॉटर आपल्याला मेंटेन करायचं आहे. जर तहान नसेल तर नाही पिणार, काय प्रॉब्लेम नाही.
प्यायलाच पाहिजे असं काही नाहीये. असं हेच मला विचारायचं होतं नाही की नाही, असं काय आहे? प्यायलाच पाहिजे असं काही नाहीये, पण प्यायचं असेल तर डावी नाकपुडी चालू असताना प्यावं. मग ते शरीराला जास्त पूरक आहे. उपयोगी. उपयोगीपेक्षा पण पूरक, पूरक आहे. कॉम्प्लिमेंटरी टू द फिजिकल बॉडी. आणि आता तुम्ही काय म्हणताय की छोटे आता मी तुला फटके देते. हा, बोल आता. कमी श्वास म्हणजे साचे लांबी. कमी आणि लांबीला कमी पाहिजे असं. लांबी हळूहळू स्वरयोगाच्या अभ्यासाने श्वासाची लांबी हळूहळू कमी करत जायची. आणि कमी ह्यासाठी करायची आहे की मग त्याचा अर्थ असा होतो, ते इकडे म्हणतायत की शरीरामध्ये प्राण जास्त साठला की श्वासाची लांबी कमी होणार. आता प्रत्येक तत्वामध्ये होणार ती, बरं का, असं मी गृहीत धरते. कारण प्रमाण तर नाही बदलता येणार. प्रमाण त्याचं ठराविक आहे, पण त्याचा रेशिओ बदलता येणार. फॉर एक्झाम्पल, जर वायूचं 8चं 4 उंगली झालं तर अग्नीचं 2 व्हायला पाहिजे, जलचं 8 असायला पाहिजे, पृथ्वीचं 6 व्हायला पाहिजे. सो proportion will not change, only the ratio will change, but the ratio has to match. बरोबर आहे ना? मी जे बोलते ते पटतंय का? म्हणजे टोटल 60 व्हायला पाहिजे. टोटल 60 व्हायला पाहिजे. आणि त्यांचं जे त्यांचं प्रपोर्शन आहे की पृथ्वीचं 12ला जलचं 16 आहे, तर ते प्रपोर्शन मेंटेन व्हायला पाहिजे. हे थोडंसं नाही कळत आहे. नाही, माझं असं म्हणणं आहे, लांबी कमी व्हायला पाहिजे स्वरयोगाच्या अभ्यासाने, असं म्हणतायत की नाही ते. हो. हा, म्हणजे जर तुमची श्वासाची लांबी कमी झाली, त्याचा अर्थ प्राणशक्तीचा संचय होतोय शरीरामध्ये. बरोबर आहे, हे असं ते म्हणतायत. तर हे जे तत्वांची जी प्रपोर्शन आहे, 8 आणि 4 आणि 16 आणि 12, तो मेंटेन राहिला पाहिजे की नाही? हो. आता कळलं? तो मेंटेन राहायला पाहिजे ना. पण ती तर लांबी आहे, पर्सेंटेज मेंटेन राहिलं मी पाहिजे. हा, पर्सेंटेज मेंटेन व्हायला पाहिजे. बरोबर. तर लेंथ रिडक्शन इक्वली व्हायला पाहिजे सगळ्यामध्ये, त्यांच्या हिशोबाने. जर पृथ्वी 50% झाली तर जल अग्नी वायू पण 50% व्हायला पाहिजे. आता क्लिअर? ऑलराईट, बघूया आता अजून हे लोक काय म्हणतात. पण लांबी कमी व्हायला पाहिजे हा मुद्दा आपल्या अभ्यासात आला नव्हता. सुनो एक सेकंड. सो द स्वरशास्त्र, थांबा, हा ना, आता टेक द स्वरशास्त्र. हा प्रज्ञा, बोल बोल. मला विचारायचं होतं की म्हणजे दीर्घ श्वसन नाही ना, म्हणजे लांबी जास्त म्हणजे दीर्घ श्वसन नाही ना? नाही, लांबी म्हणजे सहज श्वासाची लांबी. सहज श्वास जो आहे ना आपला, त्याची लांबी. The Swara Shastras give the length of the natural expiration during particular activities. आता स्वरशास्त्रामध्ये कुठली ऍक्टिव्हिटी करताना श्वासाची लांबी किती असायला पाहिजे हे दिलेलं आहे. ऑलराईट, the distance is given in the measurement of the angula or one finger's breadth. Of course, the measurements are given for the normal healthy person, but other factors of age, weight, height, etc. should also be taken into consideration. ओके, हे सर्वसाधारण मध्यम वयी नॉर्मल हेल्थ असलेल्या व्यक्तीचं आहे, पण बाकीच्या गोष्टी पण लक्षात घ्यायला पाहिजे, वय, उंची, लांबी वगैरे वगैरे. ओके, आता आपण हे तत्व सोडून दे स्वाती. आता जरा थोड्या वेळासाठी तत्व आपण सोडून देऊया. आपण आपली इडा किंवा पिंगळा, जी श्वास चालू आहे त्या श्वासाची लांबी आपण बघूया. आता लांबीमध्ये नॅचरल लेंथ इज 7 to 12 अंगुलर्स असं म्हणतात. 7 ते 12 अंगुली, 7 ते 12. हे 4 झाली. त्याच्या खाली 4 म्हणजे 2 हात, माझा आता 1 हात बिझी आहे, त्याच्या खाली 4. सोनू, द साऊंड बिकम्स टू लाऊड फॉर मी.
विथ बोथ द Yes. हेडफोन्स. ओके, सो 7 ते 12 साधारण आपल्या श्वासाची लांबी 7 ते 12च्या मध्ये असते. तर आपल्याला ती 7 वर आणायची आहे, तुम्हाला मला. स्वर योगाच्या अभ्यासाने त्याची लांबी कमी कमी होत जायला पाहिजे. तो दिवसभराच्या श्वासाची लांबी हळूहळू कमी व्हायला पाहिजे. नाकाखाली असं बोट धरली की ही 4 बोट झाली आणि त्याच्या खाली ही दुसरी 4 बोट, ही 8 बोट लांबी झाली. म्हणजे इथे मी हात ठेवला तर श्वास सोडल्यानंतर त्याच्या पलीकडे जातोय. तर बघायला पाहिजे की किती येतंय. नाही, इथपर्यंत येतंय. साधारण 10 अंगुली चालू आहे माझी आता 10 ते 11 चालू आहे. ठीक आहे, तर ती कमी व्हायला पाहिजे. ड्युरिंग स्टेट्स ऑफ इमोशन्स अँड एक्साइटेशन 12 to 36 अंगुली. जेव्हा आपण उत्साहित किंवा भावनिक आपण हा बाय बेटा, भावनिक भावना आपल्या जेव्हा जागृत होतात तेव्हा 12 ते 36 अंगुली होतात लांबी. श्वासाची लांबी भावनिक अवस्थेमध्ये वाढते. जब जब हम इमोशनल होते हैं हमारे ब्रेथ का लेंथ बढ़ जाता है. फिर वो इमोशन कोई भी हो, एंजाइटी से लेके एक्साइटमेंट तक कुछ भी होने दो, लेकिन हमारा लेंथ बढ़ जाता है. 12 से 36 हो जाता है, जो 7 से 12 है. अगर हम नॉर्मल है तो 7 से 12 है, अगर हम इमोशनल है तो 12 to 36 है. जब गाना गाते हैं तब 16 अंगुला इसकी लेंथ बताई है. 16 गाना गाते वक्त. जब वमन करते हैं, वॉमिटिंग, तभी 18 अंगुला होती है. जब खाना खाते हैं तभी 20 होता है. तो देखो हमारे एक्टिविटी के हिसाब से हमारा स्वर का जो लेंथ है, हमारी सांसों की जो लेंथ है, ये हमारे एक्टिविटी के हिसाब से बदलती रहती है. और हमने स्थित और स्थिर की बात की है. हम आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं. हमें सब कुछ, हमारी गतिविधियां, चित्त वृत्ति कमी, भावना, उद्रेक, एक्शन रिएक्शन कमी. हो सोनो, जरूर. एंड इफ यू आर हंग्री आस्क अमे टू फीड यू. जब खाना खाते हैं 20 अंगुली, जब चलते हैं वॉकिंग 24 अंगुली, जब सोते हैं तो 30 अंगुली. मेरे ख्याल से ये इमोशनल स्टेट के बराबर है. निद्रा में 30 अंगुली, ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए. ठीक है, एक्सरसाइज या सेक्स करते हैं तो 36 अंगुली. हाँ, एक्सरसाइज एंड कॉप्युलेशन इज 36 अंगुली. व्यायाम करते हैं या तो सेक्स करते हैं तो 36 अंगुली. स्ट्रेनस फिजिकल एक्सर्शन, अगर शारीरिक ताण जब हमें पड़ता है, जैसे कि हम स्टेकेस चढ़ते हैं या दौड़, व्हाटएवर, स्ट्रेनस फिजिकल एक्सर्शन, जो काम से थकान महसूस होती है, तब 36 to 100 अंगुली लेंथ हो जाती है. इतनी हमारी सांस लंबी होती है, 36 to 100. ओके, 36 से 100. During the day, spontaneous emphasis is on inhalation. People with weak constitution project the expiration to a longer distance. देखो दिन में क्या होता है, सांस लेने पे ज्यादा हमारा ध्यान होता है, यानी स्पॉन्टेनियस होता है कि हम प्रयत्न पूर्वक सांस लेते हैं दिन भर में. जो लोग वीक होते हैं, शारीरिक वीकनेस जिनको होती है, उनका एक्सहेलेशन प्रयत्न पूर्वक होता है. वो लोग ज्यादा लंबी सांसें छोड़ते हैं. हाँ, जहां पे वीकनेस है वहां पे सांसें लंबी छोड़ी जाती है. और वरना दिन भर में हम प्रयत्न पूर्वक प्रश्वास और प्रयत्न पूर्वक श्वास, ये दोनों यहाँ पे बातें उन्होंने की है. ड्यूरिंग द डे स्पॉन्टेनियस एम्फोसिस इज ऑन इनहेलेशन. तो हम, ये होता है हमारा, ये होता है, कुछ भी बात करते करते या जो भी कुछ काम करते करते ये होता है. लेकिन जब वीकनेस होती है तब
सांस छोड़ने पे सब ध्यान हो, सब शरीर अपने आप एक्सहेलेशन ज्यादा करता है. If the breath extends further than 8 inches while lying flat, excess energy is being lost. अगर देखो अभी ये किधर पैरामीटर दे दिया उन्होंने, अगर आप लेटे हुए हो, लेटकर अपनी सांसों की लंबाई को मापो, उसकी नाप लो. अगर 8 इंच से ज्यादा लंबी आपकी सांस है, इसका मतलब होता है कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है. अब वो कहाँ वेस्ट हो रही है ये अलग बात है. चिंता होगा तो मन के से हो रही है, बहुत ज्यादा खाना खाया है तो पचन में वेस्ट हो रही है, लेकिन एनर्जी, एक्सेस एनर्जी आपकी जा रही है, ये मतलब होता है उसका. समझा? आया पॉइंट ध्यान में? ओके. अभी क्या कहा उन्होंने कि सांसों की लंबाई को कम करो. सो साइड हेडिंग इज रेड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द स्वर. अब स्वर की लंबाई कैसे कम करें? द शिव स्वरोदय क्लेम्स दैट दोज हु कैन एक्सपायर with the least possible projection of exhalation retain their vital energy and thus develop siddhis or perfection of pranic and mental abilities. तो कुठे जातो? बर जा. See, those who can expire with the least possible projection of exhalation. अगर एक्सपायर यानी अगर सांस छोड़ सकते हो और कम से कम उसकी लेंथ होती है तो सिद्धि प्राप्ति होती है. प्रश्वासाची लांबी न के बराबर झाली की सिद्धी प्राप्त होते. क्लिअर? स्वाती काय विचार करतेस तू? मला कळत नाही. हा, हे आपण असं म्हणतो ना की एक श्वास खूप लांबवला म्हणजे सिद्धी प्राप्त होतीये, त्या म्हणजे जे सिद्ध पुरुष आहेत त्यांचं नॉर्मल ह्याच्यापेक्षा म्हणजे जसं आपण 8 श्वास 10 श्वास घेतो ते 1 किंवा तासाभरात 1 बरोबर आहे. पद्धती झाल्यावर ना. बरोबर आहे. म्हणजे श्वास उश्वासामध्ये विराम पाहिजे बा असं. नाही, विरामाबद्दल पण नाही बोलत आहे. आपला आणि घ्यायचं आणि सोडायचं पण वेगळं वेगळं आहे का? श्वास घेण्यामध्ये फोर्स असतो की नाही? हो. श्वास सोडण्यामध्ये फोर्स असतो. बरोबर आहे. आता हे मी मुद्दामून केलं, पण घेताना फोर्स आहे, पण सोडताना नो फोर्स. तर सोडताना फोर्स नसेल तर सिद्धी प्राप्ती होते. म्हणून मी काय शब्द वापरला? प्रश्वासा ना के बराबर. श्वास ना के बराबर नाही, प्रश्वास ना के बराबर. असं असेल तर सिद्धी और परफेक्शन ऑफ प्राणिक अँड मेंटल एबिलिटीज. आता त्याच्यामध्ये पण त्यांनी अजून डिस्क्रिप्शन दिलेलं आहे. कंटिन्युअस एक्झेलेशन विच डज नॉट एक्सीड द लेंथ ऑफ 1 अंगुलम. एक बोट पण त्याचा तो जो प्रश्वास आहे ना, तो एक बोट पण लांबी नाही व्हायला पाहिजे, 1च्या पेक्षा कमी. ब्रिंग्स अबाउट अ स्टेट ऑफ डिटॅचमेंट. ह्याच्यानी वैराग्य येतं. जर श्वास 1 बोटापर्यंत थांबला तर वैराग्य, कारण परावैराग्य तर आणायचंच आहे ना तसंही आपल्याला, राईट? वैराग्य, डिटॅचमेंट, वेअर यू कॅन वर्क विदाउट कॅल्क्युलेटिंग युअर गेन, फ्री फ्रॉम डिझायर. म्हणजे निष्काम कर्म करतो आपण, इच्छाशक्ती काहीच नाही. जे काय करायचं आहे ते कुठल्याही फायद्या तोटासाठी नाही, किंवा कुठल्याही फायद्यासाठी नाही, किंवा इच्छापूर्तीसाठी नाही. जर आपण जगत असू फक्त निष्काम कर्म करत, तर आपला श्वास 1 उंगलीला थांबला पाहिजे, थांबत असेल. जे लोक असे जगतात ते. आलं लक्षात? हो, म्हणजे आपण घेतलेला जो श्वास आहे तो वापरलाच गेला नाही शरीरात तर प्रश्वास आपोआप कमी होणार आहे. कारण म्हणजे तुझे मुळात श्वास कमी व्हायला पाहिजेत. ते तर आहेच, ते तू मुद्दा सांगितला तो अप्लाय होतोच. सो निष्काम, इट विल हेल्प यू बिकम ऑनेस्ट अँड स्ट्रेट फॉरवर्ड.
आणि जर एक उंगलीवर श्वास जर तुमचा थांबत असेल तर तुम्ही निष्काम कर्म करतायत असा त्याचा अर्थ होतो. आणि दुसरी गोष्ट की ते तुम्हाला निष्कपट बनवतं. म्हणजे एक तर तुम्ही ऑनेस्ट आणि स्ट्रेट फॉरवर्ड जे आहे जसं आहे तसं. तर तुमचं सगळं बोलणं ऑनेस्ट आणि स्ट्रेट फॉरवर्ड होऊन जातं. सो दॅट यू कॅन रिमेन इम्पार्शियल, निष्पक्ष. ऑनेस्ट आणि स्ट्रेट फॉरवर्ड असल्यामुळे तुम्ही कसे बनता? निष्पक्ष अँड अनबायस्ड इन एनी सिच्युएशन. नॉर्मली आपण पक्ष घेतो ना, इथे निष्पक्ष. म्हणजे आपण नेहमी स्थितप्रज्ञ. हा, थोडं स्थितप्रज्ञासारखी अवस्था. बरोबर आहे. प्रज्ञा स्थिर होऊन जाते या पॉइंटला. या सो आलं लक्षात. एक बोटावर आपल्याला थोडक्यात आपल्यासाठी व्हॉट आर द hints that we are getting here. Bring your breath to one finger. Then if your breath comes to one finger, that means you are doing nishkama karma, that means you are nishkapat, and that means you are nishpaksha. Clear? हा पहिला. दुसरं, expiration which does not exceed 2 unglis will keep you happy and content in any situation. आणि जर 2 बोटावर श्वास थांबत असेल म्हणजे तुम्ही कुठल्याही परिस्थितीत आनंदित राहणार आणि संतुष्ट राहणारे व्यक्ती. 2 बोटावर श्वास थांबला तर यू विल अटेन आनंदम, आनंद अवस्था, सच्चित आनंद. तिसरं, ब्रेथ ऑफ 3 अंगुलीज अवेकन्स पोएटिक एबिलिटीज. 3 बोटावर जर श्वास थांबत असेल तर तुमच्यामध्ये तुमच्यातला कवी बाहेर येईल. ओके, पोएटिक एबिलिटीज किंवा तुमच्यातली जी काही कलागुण आहेत ती कलागुण बाहेर येतील. 3 उंगलीज. ओके. एक्झेलेशन ऑफ 4 अंगुलास गिव्ह वाचा सिद्धी. दॅट इज व्हॉट एव्हर यू से कम्स टू पास. 4 बोटांचा जर श्वास असेल तर वाचा सिद्धी होते. एक्सपिरेशन ऑफ 5 अंगुलास डेव्हलप फोरसाइट so that you can perceive the outcome of any event before it eventuates. ओके. 5 बोटावर श्वास थांबत असेल तर तुम्हाला काय म्हणतो? दूरदृष्टी, भविष्यवाणी, काय होणार आहे हे तुम्हाला कळेल. अंतर्ज्ञानी. 4 पे क्या बोले? अंतर्ज्ञानी. 4 उंगली अगर 4 उंगली होता है तो वाचा सिद्धि. जो बोलोगे वो सही होगा और आप जो भी आपके मुख से निकलेगा वो सच होगा, श्राप हो या वरदान. देखो, हर सिद्धि के साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और जब हम जो बोलते हैं वो सच होने लगता है ना तो बहुत बहुत जबान पे लगाम लगानी पड़ती है. गलती से बोल गए कुछ और हो जाएगा. राइट. 5 उंगली को फोरसाइट यानी so that you can perceive the outcome of an event before it eventuates. जो भी किया है ना उसका क्या नतीजा निकलने वाला है आप पहले से ही बता सकते हो, होने से पहले. हाँ, भविष्यवाणी. राइट. तो ये हम लोग को अभी ये हमारे लिए दीज आर द साइंस, यू नो. ये हमको माइलस्टोन्स मिल गए कि हमको कहाँ से कहाँ जाना है या हमारे स्वर को हमने कितना छोटा करना है और उसका क्या मतलब बनता है. तो ये हम प्रैक्टिस, ऑब्जर्व एंड नो, ये नॉलेज उधर अप्लाई होगा प्रैक्टिस और ऑब्जर्व करके. ऑलराइट. ठीक है. तो लेंथ के बारे में ये चीजें उन्होंने बता दी. अब प्राणायाम. ओके, लेट अस सी इट. Pranayam. The Shiv Swaroday recommends the practice of pranayam to help develop, regulate and control the length of the prana. तो अगर इस तरह से हमारे प्राण को हमको शॉर्ट करना है, रेगुलेट करना है या कंट्रोल करना है तो प्राणायाम का अभ्यास करना होगा. That is what the word pranayam means. Length of the prana. आयाम is length or extension. आता इथे अजून एक अर्थ लागला प्राणायामाचा. त्यांचं म्हणणं आहे आयाम म्हणजे लांबी, प्राणाची लांबी म्हणजे प्राणायाम. ओके. प्राणायाम इज युजली डिफाइंड एज कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ बिकॉज पीपल डिवाइड द वर्ड इनटू प्राणा अँड यम. अजून एक अर्थ असतो प्राणायामाचा, प्राणा आणि यम. यमचा अर्थ होतो कंट्रोल
प्राणावर नियंत्रण आणणं म्हणजे प्राणायाम. Okay. However, the real aim of the pranayam is to extend the prana into previously dormant areas of the body, brain, and personality so as to awaken various inherent faculties and sensitize perception. This is achieved through regulation of the breath, which brings about regulation and storage of the prana. One of the main objects of practicing pranayam with breath retention is to activate sushumna, shunya swara. कुंभका का काम है शून्य स्वर को जागृत करना. तो प्राणायाम में जो हम कुंभक करते हैं, त्रिबंध युक्त विधिवत कुंभक जिसको हम कहते हैं, तो वो कुंभक करते हैं तो ईड़ा पिंगला बैलेंस हो जाती है और सुषुम्ना चालू हो जाती है. उसके लिए शून्य में हम जाते हैं, उसके लिए शून्य स्वर को चालू करते हैं, उसके लिए प्राणायाम किया जाता है. Therefore, all the pranayamas are helpful, but Swar Yoga specifies the use of Nadi Shodhan for gaining awareness and control over the swara. अब जो अष्टकुंभक हठ योग में जो अष्टकुंभक बताए गए हैं, शीतली, शितकारी, उज्जाई, सूर्य भेदन वगैरह वगैरह, तो स्वर योगा में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम यही उसका बेस है. ये बाकी के सब हठ योगा में है, करो ना करो इट डजंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, ये होनी चाहिए. ऑलराइट. नाड़ी शोधन इज द मेथड ऑफ ऑल्टरनेट nostril breathing. The Shiv Swarodaya says that one should first breathe in through the Chandra Swara and then out through the Solar Swara and repeat the process from the Solar Swara. Inhalation and exhalation have to be controlled in definite proportions and later breath retention is included. तो पहले सांस लेफ्ट से सांस लेनी है, राइट से छोड़नी है, राइट से लेनी है, लेफ्ट से छोड़नी है. पहले इससे शुरुआत करते हैं. एक बार इसकी आदत हो गई तो कुंभक ऐड किया जाता है. मतलब सांस लिया, फिर रोका, फिर छोड़ा, फिर लिया, फिर रोका, फिर छोड़ा. Inhalation, exhalation and retention all have a specific significance and effect. Inhalation और पूरक draws vitality into the body. जब सांस लेते हैं तो ऊर्जा अंदर आती है. It is symbolic of creation. ये हमने प्रकृति का काम है. Exhalation और रेचक eliminates physical impurities and even those at a subtler level. और जो भी अंदर से जो भी बाहर फेंकने की चीज है, वो जब हम सांस छोड़ते हैं, सूक्ष्म स्तर पे भी हम जो चीजें की जरूरत नहीं है उसको बाहर फेंक देते हैं. The Shiv Swarodaya says that it destroys bad karma और negative mental impressions. अब जो बुरे कर्म जो है ये सांसों के साथ छूटते हैं. तो सांसों के छोड़ने का भी उतना ही महत्व है कि बुरे कर्म छूट जाते हैं, कर्म संस्कार जो है वो छूट जाते हैं. इट नेगेटिव मेंटल इंप्रेशंस, इट रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन. कुंभक और रिटेंशन जनरेट ग्रेटर वाइटल कैपेसिटी. तो जब हम सांस लेते हैं तो ऊर्जा लेते हैं, वाइटलिटी हम अंदर लेते हैं. सांस छोड़ते हैं तो जो इम्प्यूरिटीज है, अशुद्धि है, उसको बाहर फेंक देते हैं. लेकिन जब हम सांस रोकते हैं तब ज्यादा शक्ति निर्माण होती है, तब ज्यादा ऊर्जा निर्माण होती है. जब भी हम सांस रोकते हैं तभी. कुंभका और रिटेंशन जनरेट्स ग्रेटर वाइटल कैपेसिटी. बाय परफेक्टिंग these three aspects of the breath, conscious control is gained and one can exist as long as the moon or stars. into inverted में दिया है. स्वर में जो शिव स्वरोदय के श्लोक है उसमें लिखा गया है, अगर पूरक रेचक कुंभक इस पर आपने प्रभुत्व पा लिया तो सूर्य चंद्र तारे जितना तुम जियोगे. चंद्र और तारे जितना आयु तुम्हारी हो सकती है. हाँ, यानी तुम कितना भी जी सकते हो. यू कैन लिव एज लॉन्ग एज यू विश. ऑलराइट. अब इसको बैलेंसिंग द ब्रेथ. किसी को कुछ पूछना है प्राणायाम के बारे में, कुछ कहना है, शेयर करना है? ऑल गुड. पढ़ू आगे. हाँ, ऑलराइट. बैलेंसिंग द ब्रेथ, ब्रेथ को बैलेंस करना. The practice of Nadi Shodhan is considered essential for the practice of Swar Yoga because it establishes consistency in the breath. क्यों नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कैसे मदद होती है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने से? बैलेंसिंग कैसे होता है? क्योंकि हम
इक्वल देखो हमारा जो हठ योग का प्राणायाम है ना, इसमें अगर 8 अंक का आप सांस ले रहे हो तो 16 अंक सांस छोड़ोगे, 4 अंक का ले रहे हो तो 8 छोड़ोगे। लेकिन स्वर योग में वो नहीं होता। स्वर योग में इक्वल ब्रेथ का बहुत महत्व है कि सांसों को पूरक, रेचक, किंभक इसको इक्वली होल्ड किया जाए। ऑलराइट, नॉर्मली इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन गो एंड come and go in unequal proportions. Either inspiration is not full or expiration is very long, or vice versa. This shows that there is an imbalance of prana in the nadis. Rhythmic breathing in and out has to be established for accurate practice of swara yoga. हमारी रोज की जो सांसें है, नॉर्मल सांसें जो है, या तो हमारा सांस लेना कम होता है, छोड़ना ज्यादा होता है, यानी पूरक कम और रेचक ज्यादा, या तो हमारा रेचक कम होता है, पूरक ज्यादा होता है। ये इनइक्वालिटी होती है हमारी ब्रीदिंग में। लेकिन स्वर योगा में चाहते हैं कि हमारा रिदम, सांस लेने और छोड़ने का रिदम बना रहे। ऑलराइट, तो ये रिदम को मेंटेन करना है। The nature of the breath becomes absolutely and comprehensively correct through the practice of नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शुद्धि करने से जो हमारी सांसें है, वो जो एग्जैक्ट जो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए वो अपने आप हो जाती है अगर हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे। इट इज नॉट सफिशिएंट टू ब्रीथ इन द यूजुअल वे। हम भू से भुव, भुव से स्वह, स्वह से मह हम जाना चाहते हैं ना, तो रोज पहले जैसे सांसें लेते थे वैसे ही लेते रहेंगे तो कोई बदलाव नहीं है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। बदलाव तो लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन तो लाना ही है। राइट, द ब्रेथ हैज टू बिकम सटल। हमारी सांसें धीरे धीरे सूक्ष्म होनी चाहिए। हमारी नाक के बराबर श्वास कब होता है? सिर्फ और सिर्फ ध्यान के समय या प्राणायाम के बाद या मेडिटेशन में होता है, लेकिन दिन भर तो कभी ऊपर कभी नीचे, हाँ, कभी ऐसे कभी वैसे। Exhale, the shorter the distance, the more subtler the breath. The breath has to become subtle. When the breath is gross, you can feel it at a distance beyond 2 fingers. 2 उंगली से लंबा हमारी सांस चलती है। The shorter the distance, the more subtle the breath. अगर लंबाई कम है तो सांस कैसी है? सूक्ष्म है। How is the breath? The breath is subtle if the length is short. And we want to make the breath subtle, we will have to make it short. All right. Exhalation should be in such a way that it does not extend more than 2 fingers length, but it must still be complete. अच्छा, 2 उंगली से ज्यादा लंबाई नहीं होनी चाहिए सांस जो छोड़ते हैं उसमें, लेकिन वो पूर्ण प्रश्वास होना चाहिए। आधा सांस छूटा हुआ नहीं, पूरा छूटा हुआ होना चाहिए। 2 उंगली में पूरे लंग्स खाली होने चाहिए। साउंड सो डिफिकल्ट, डजंट इट? डज इट साउंड इजी? आसान लग रहा है? पर्दे के पीछे जो लोग हैं कुछ बोलो। म्हणजे वेळ कितीही लागला तरी 2 म्हणजे त्याची जी काय म्हणू लांबी जी आहे ती 2 उंगलीच पाहिजे। तर सूक्ष्म श्वास आहे। जर 2 उंगली असेल ना तर तो सूक्ष्म श्वास आहे आणि सूक्ष्म श्वास असायलाच पाहिजे। म्हणजे आता जसं आपण म्हणत होतो की 4 सेकंदात घेतलं आणि 4 सेकंदात सोडला, बरोबर, 4 सेकंद जरी लागले तरी पूर्ण श्वास सोडला। आपण 4 अंकात श्वास घेतो, 8 अंकात पूर्ण पोटात जाईपर्यंत श्वास सोडतो। बरोबर आहे। हे नॉर्मल ब्रेथ मध्ये तुम्ही श्वास घेतला आणि श्वास सोडला तर 2 उंगलीमध्ये तुमचा पूर्ण श्वास सुटला गेला पाहिजे। असं नाही की अर्धवट। ओके, ड्यूरिंग प्राणायाम इफ यू आर नॉट अकस्टम टू सटल ब्रीदिंग, यू विल रिटेन द ब्रेथ एंड देन एक्सेल और इनहेल टू फोर्सफुली। अगर पूरी सांस नहीं छूटी ना तो आप ज्यादा लंबा सांस लेके फिर अचानक से ज्यादा श्वास छोड़ दोगे, तो वो रिदम जो है, वो रिदम समगति समलय जो हम कहते हैं ना क्लास में, वो मेंटेन नहीं होगा।
All right. This has to be kept in mind during natural breathing as well as pranayam practice. चाहे प्राणायाम कर रहे हो, चाहे आप नॉर्मल ब्रेथ हो, ध्यान रखो कि अपने सांसों की लंबाई कितनी है. उससे अपने मन की स्थिति, शरीर की स्थिति, एक्टिविटी की स्थिति, ताण कितना आ रहा है, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इसका अंदाज हमें लगेगा. And then we will regulate our breath. And when we regulate our breath, जो भी चीज का तकलीफ था, whether it was the physical stress or whether it was the mental stress, वो अपने आप शांत हो जाएगा. जब ब्रेथ को कंट्रोल करोगे तो बाकी सब चीजों को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है. दिस इज माय बेसिक ऑब्जर्वेशन. व्हेन यू कंट्रोल द ब्रेथ, योर इमोशंस, अगर तुम्हें इमोशनल फील हो रहा है, टेक लंबा ब्रेथ, 3 डीप ब्रेथ्स. When you take 3 deep breaths, third breath के end पे you become calm, you become quiet. If you are very tired, body थक गया है, 3 लंबी सांसें लो. At the end of third breath, you will feel relaxed in the body. All right. So this has to be kept in mind during natural breathing as well as pranayam practice. The speed of inhalation and exhalation is the next important point. अब सांस लेने और छोड़ने की जो गति है, ये महत्व है. It should be consistent. For example, when you are tired, inhalation is deep and slow. Exhalation is quick. When you are not tired, you may inhale quickly and exhale slowly and deeply. This is the inconsistency in the breathing, which creates uneven waves of physical and mental energy, which disturb the body and the mind. Therefore, consistency is most essential. देखो हमारे साथ क्या होता है कि जब हम थके हुए होते हैं ना, तो हम गहरी सांस लेते हैं और फटाक से सांस छोड़ देते हैं. और जब हम थके हुए नहीं होते हैं, तो हम शॉर्ट सांस लेते हैं और लंबी सांसें छोड़ते हैं. इसमें बदलाव लाना होगा. So consistency is most essential. Besides consistency, there must be uniformity in the breath. Many people breathe in and out with a slight jerk. The breath should be smooth and uniform without any stopping or jerking. हाँ, झटके न देता. हम लोग ये योगा के क्लास में वैसे भी इंस्ट्रक्शन की श्वास झटके न देता घ्यायचा आणि सोडायचा आहे, समगती समलयाने घ्यायचा आणि सोडायचा आहे. If you study the way people breathe, you will see that it is rarely perfectly uniform for any length of time. In pranayama, after the internal or external retention, it is particularly noticeable. देखो हमने सबने लेवल 1 का जब प्राणायाम किया, तो हमने सबने ये देखा कि सांस लेने के बाद कुंभक करना आसान है, लेकिन सांस छोड़ने के बाद कुंभक करना मुश्किल है. We all found it very difficult to hold the kumbhaka after exhalation. During just one exhalation, there may be up to 10 different speeds until uniformity is established. So whether you are practicing pranayam or just breathing, make it a habit to breathe gently with consistency and uniformity and make the breath subtle. एक तो अपनी सांसों को सूक्ष्म बनाओ. दूसरा, सांस लेते या छोड़ते वक्त कहीं भी फोर्स नाही होना चाहिए. हम लोग ना घर्षण असतो ना, आपण श्वास सोडताना घर्षण असतो म्हणून श्वासाचा आवाज पण येतो. बरेच जण खूप जवळ बसलेल्याचा श्वास आपल्याला ऐकू येतो. दॅट मीन्स देर आर सम ऑब्स्टेकल्स इन द पाथवे ऑफ द ब्रेथ. ऑलराइट. तो ये इसको फिर क्लियर करना होगा. तो ब्रेथ स्मूथली अंदर और स्मूथली बाहर निकलना चाहिए विदाउट अ साउंड. जो जब मैंने सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग का वर्कशॉप किया था, तो उसमें ही बोला था, या मुझे एनीवे अभी याद नहीं है, लेकिन अपना ब्रेथ जो है ये कितना सूक्ष्म होना चाहिए. तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे अपर लिप पे आप जैसे ये पेंसिल पकड़ी है ना, वैसे अगर आप एक फेदर रख दो, तो वो फेदर भी हिलना नहीं चाहिए सांसों से. आया ध्यान में? पीस म्हणतो ना आपण, एखाद्या पक्षाचा पीस ठेवला इकडे, तर श्वास सोडताना ते हललं नाही पाहिजे. इतका सूक्ष्म श्वास झाला पाहिजे.
I'm just giving you an example about how subtle the breath must be. All right. तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी की उन्होंने बात की है, लेकिन बताया नहीं है कि प्रमाण क्या होना चाहिए. म्हणजे आपण 4:8 का 4:4 का काय प्रमाण असायला पाहिजे हे क्लिअरली अजून तरी सांगितलं नाहीये. पुढच्या चॅप्टर मध्ये कदाचित सांगतील. त्याच्यावरून म्हणजे मला तरी असं कळलं, बरोबर आहे का बघ. म्हणजे समजा आपण 4 सेकंद श्वास घेतोय, तर जेव्हा आपण श्वास घ्यायला सुरुवात करतो त्यावेळेला स्पीड कदाचित आपला जास्त असतो आणि जेव्हा आपलं चौथं सेकंद पूर्ण व्हायला येतं त्यावेळेला श्वास ऑलरेडी भरलेला आहे, त्यामुळे स्पीड कमी होतो. आणि जेव्हा आपण सोडायला लागतो त्यावेळेला सुद्धा आपला आधी स्पीड जास्त असतो आणि शेवटच्या याला कमी असतो. तर हे तसं न होता सुरुवात असू दे नाही तर शेवट असू दे, स्पीड एकच राहायला पाहिजे. बरोबर बरोबर. तर समगती समलय आणि आवाज नको कुठेही, इतकं सूक्ष्म श्वास. मला आठवतंय विमला ठकारांच्या एका पुस्तकामध्ये त्यांनी लिहिलेलं की वायू तत्वावर आघात करताय तुम्ही जर जोरात श्वास घेताय तर, आणि त्या तत्वाची हानी होते. तत्वांना त्रास देऊ नका. वायू तत्वावर नाही, आकाश तत्वावर. आकाश तत्वावर पण वायू तत्वाचा पण मारा आहे. वायू तत्वाचा मारा होतो आणि आकाश तत्वाला तुम्ही इजा करता, पण वायू तत्वाचं पण ते पोल्युशन आहे. जसं चालताना इतका हळूवार चालावं की पृथ्वी तत्वाला त्रास होता कामा नये. तुमचा भार जाणवला नाही पाहिजे पृथ्वी तत्वाला. त्या इन दॅट सेन्स. या ऑफकोर्स वो बहुत डीप बातें है. म्हणजे आपण हे सगळं म्हणतोय ना दीदी, तर तसंच आमचे गुरु महाराज म्हणतात. म्हणजे फक्त त्यांची बोलायची हे वेगळं आहे आणि आपलं वेगळं आहे, पण त्यांचं पण म्हणणं हेच की वायुकाय जीवांची हिंसा होते किंवा जमिनीवरती तुम्ही जेव्हा जोरात चालतात तर ते जमिनीवरती जे सूक्ष्म जीव असतात त्यांची हिंसा होते, तर ती नको व्हायची. त्यांचं पण म्हणणं हेच की तुम्ही हळू चाला, हळू हालचाली करा. नाही बरोबर आहे ते बरोबर आहे की दुसऱ्या कोणाला त्रास होऊ नये, पण मी त्याच्या पलीकडे जाऊन अजून सूक्ष्म पृथ्वीला त्रास होऊ नये. पृथ्वीवरच्या जीव सोडून दे, पृथ्वी तत्वालाच त्रास होऊ नये, आकाश तत्वालाच त्रास होऊ नये. ओढतो तर ते पृथ्वीला इजा होते. असं की म्हणजे असं ओढतो ना खुर्ची, तर ते नाही तर तर त्याला त्रास होतो. बरोबर. आपण उठल्यावर पृथ्वीला नमस्कार करायचा आणि चालायला सुरुवात करायची. पण आता मी फर्स्ट फ्लोअर वर राहते, सेकंड फ्लोअर वर पण लोक राहतायत आणि मतलब बहुत लोग है ना ऊपर, तो वो बाया येतात हे ते सगळे. मला पायाचा आवाज येतो आणि त्याच्यावर आणि जाणवतं की कोण चाललंय, आणि पायाच्या आवाजावरनं मी ओळखते हा अंशूचा पाय, हा श्रद्धाचा पाय, हा वरून कळतं आपल्याला. म्हणजे इव्हन आपल्याला दरवाजाची बेल वाजली तर कोणी वाजवली हे पण कळतं. किती प्रेस करता तुम्ही त्याच्यावर. सो दॅट इज द सेन्सिटिव्ह. बट त्यावेळेला जयश्री ताईंना सांगितलं होतं, आठवतंय मला. म्हणजे आपण उठल्या उठल्या पृथ्वीला नमस्कार करायचं, आधीच माफी मागायची आणि अत्याचार करायला सुरुवात करायची. नाही राईट. सो हे तत्वान वी आर नाव मुव्हिंग व्हेरी सटल. वी आर गोइंग बियॉन्ड लाईफ अँड डेथ. आता आपल्या विचारांमध्ये आपण स्वरयोगाचं बोलणं असो, कुठल्याही मार्गाचं बोलणं असो, आता आपल्या विचारामध्ये कॉस्मिक लेवलचे विचार असायला पाहिजे की कॉस्मिक लेवलला, एलिमेंटच्या लेवलला त्यांना त्रास होऊ नये. माझ्यामुळे जलतत्वाला त्रास नको, माझ्यामुळे वायू तत्वाला, आकाश तत्वाला, अग्नीला, ह्यांना त्रास नको. ऑलराईट. सो त्या वी हॅव टू रेव्हर, वी हॅव टू फील रेव्हरन्स फॉर द डिफरंट, फॉर द 5 एलिमेंट which are outside and inside us. Alright. सजगता तेवढी सूक्ष्म होत जाते. ऑलराईट. नेक्स्ट चॅप्टर आहे टायमिंग द स्वरा. आता होपफुली ह्याच्यात सांगतायत का बघूया आपण. As we have already said, Ida, Pingla and Sushumna do not flow at random but have specific times in synchronization with the
सोलार अँड लुनार रिथम्स. तर आपली जे इडा पिंगळाचं जे चालणं आहे की 45 मिनिटं 1 तास इडा, मग त्यानंतर पिंगळा, मग त्यानंतर इडा, तर आपण ऑलरेडी बघितलंय की हे रिदमिक आहे आणि हे ठरलेलं आहे कि कभी कौन सा स्वर चलेगा, ये पहले से सुनिश्चित है कि कभी कौन सा है. और ये सुनिश्चित कैसे होता है, तो बाहर के सूर्य चंद्र के गतिविधियों के हिसाब से हमारे अंदर का चंद्र और सूर्य स्वर चलता है. अकॉर्डिंग टू द शिव स्वरोदय, द एक्टिव नाड़ी फ्लोज फॉर 2.5 घटिका. 2.5 घटी यानी 60 मिनट. ओके, तो 1 घंटे के लिए एक स्वर चलता है, चाहे चंद्र हो चाहे सूर्य हो. हाँ, कितना घटिका? 2.5. Now, therefore, thereafter, Sushumna functions for 1 to 4 minutes. जब ईडा ने 1 घंटा काम किया है तो 1 से 4 मिनट लगते हैं ईडा को रुक के पिंगला को चालू होने को. 1 से 4 मिनट. हाँ, स्विच ओवर के लिए it takes 1 to 4 minutes. And then the other nadi begins to operate. Neurologists have found the same sequence in the brain hemisphere activity. और जो हमारे तज्ञ है, न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने यही देखा है कि राइट ब्रेन जो है 1 घंटे तक चलता है, उसके बाद 1 से 4 मिनट मिक्स होता है और बाद में लेफ्ट चालू हो जाता है, फिर लेफ्ट रुकता है, फिर राइट चालू हो जाता है. ठीक है. One hemisphere remains active for 60 to 90 minutes. When that cycle is complete, there is a transfer of energy to the other hemisphere through a thin sheet of membrane, which is called as the corpus callosum, over a period of 1 to 4 minutes. हमारे 2 ब्रेन है ना, हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन, इसके बीच में ना एक कॉर्पस कोलोजम नाम की बहुत पतली लेयर होता है, मेम्ब्रेन कहते हैं जिसको. तो ये मेम्ब्रेन 1 से 4 मिनट ये मेम्ब्रेन के माध्यम से एक के बाद दूसरा ब्रेन स्टार्ट हो जाता है. Science has also found that the brain hemisphere control breathing in the right and the left nostril. The active hemisphere stimulates the connected nostril. Therefore, there is always one nostril active while the other remains partially blocked. Right brain है, left nostril, left brain है, right nostril. To know the exact time when Ida and Pingla become active, you will need to be acquainted with the moon phases. आता हे जरा तुम्ही लोक पण लक्ष द्या, कारण हे माझ्यासाठी पण कॅल्क्युलेशन तिथीवर आलो आता आपण. ओके, हे बघा, एग्जैक्ट टाइम पहचानने के लिए ईडा एग्जैक्टली कौन से समय पे स्टार्ट हुई या पिंगला एग्जैक्टली कौन से समय पे स्टार्ट हुई, ये जानने के लिए हमें चंद्र की गती को देखना होगा. स्वाती, त्याला काय शब्द असतील तर बोलत जाशील बरोबर. ड्यूरिंग द फर्स्ट 14 days, तो पहली जो तिथि कहते हैं इसे, तिथि इज द डेट ऑफ द लूनार मंथ. हाँ, इट इज शुक्ल पक्ष. It is not the date of the solar month. You will notice that 30 tithis are listed in the lunar month. शुक्ल पक्ष आणि कृष्ण पक्ष, बरोबर. हा, तर चंद्र म्हणजे शुक्ल पक्ष, बरोबर. हा, वाढत जातो, पौर्णिमेपर्यंत वाढत जातो. हाँ, तो चंद्र शुक्ल पक्ष के 30 तिथियां होती है, 30 तिथि शुक्ल पक्ष की. And it must be remembered that the time of the lunar tithi varies in comparison to the solar date. लेकिन सूर्य कृष्ण पक्ष की तिथि बदलती रहती है. शुक्ल पक्ष की तिथि फिक्स है, 30 तिथियां होती है शुक्ल पक्ष में. अगर उसमें वेरिएशन आता है तो वो कृष्ण पक्ष में आता है. कृष्ण पक्ष की तिथियां कम ज्यादा हो सकती है. In 28 solar days, there are 30 lunar तिथिस. मतलब कृष्ण पक्ष के 28 दिन में 30 शुक्ल तिथि होते, चंद्र तिथि कहते हैं उसको. म्हणजे त्यांना असं आपला मराठी महिना जो असतो ना, तो 28 दिवसाचा असतो. हा, मग 28 दिवसामध्ये 30 तिथी असतात. हा, आणि म्हणून आपला अधिकाचा महिना येतो. हा, बरोबर. प्रमाणे हाँ, त्याच्यासाठी हाँ, तो अधिकाचा महिना येतो. one step at a time.
In 28 solar days, there are 30 lunar तिथीज. म्हणजे 28 आपल्या कृष्ण पक्षाच्या 28 दिवसामध्ये 30 शुक्ल तिथी असतात, नाही नाही असं असं म्हणतात. नाही असं नाही. मग 28 दिवस आपले हा. जे सूर्याचे सूर्याचे ह्याच्यातले 28 दिवस. ते हा, आपले चंद्राचे 30 दिवस बरोबर. असं म्हणायचंय त्यांना. 30 दिवस नाही, 30 तिथी म्हणतात ते. हा, तिथी म्हणजे आपण एक तीथ म्हणजे मराठी याच्यात एक दिवस धरतो ना. हा, पण कधी कधी एका दिवसात 2 तिथी येतात अडतं. ना. हो हो. हा, मग बरोबर. तसं आपण जर 1 ते 28 तारीख इंग्लिश ह्याची बघितली हा. सूर्य हा. कॅलेंडरची, हा, तर त्याच्यात आपले 1 ते 30 मराठी दिवस झालेले असतात. बरोबर म्हणजे आहे. दोन्ही पक्ष झालेले असतात. करेक्ट. सो 28 डेज का डेज में 30 तिथीज होती है. हाँ. Okay, it is an involved system and a lunar calendar is required to tell the lunar तिथी. तो चंद्र कॅलेंडरला काय म्हणणार? चंद्र चंद्रच म्हणतात त्याला. चंद्रावर आधारित आपला कॅलेंडर असायला पाहिजे. जे आपलं जे ह्याच्यापासून मराठी महिन्याप्रमाणे घेतो ना, चैत्र वैशाख, ते चंद्राप्रमाणेच असतं. चंद्राप्रमाणे असतं. बरोबर आहे. आणि जानेवारी फेब्रुवारी हे सूर्याप्रमाणे. म्हणजे इंडियन कॅलेंडर आपल्याला पाहिजे. हम्म. हा, इंग्लिश कॅलेंडर नाही. थोडक्यात काय आपलं काल निर्णय काल निर्णय चाहिए. Okay, to know the exact time when Ida Pingala become active, you will need to be acquainted with the moon phases during the first 14 days of the lunar cycle, which extends from the new moon to the full moon. अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक 14 दिन बनते हैं, 14 तिथियां होती है. The moon waxes and becomes fuller. This is called as Shukla Paksha or bright fortnight. Shukla means white and Paksha means fortnight. पंधरावड्याला पक्ष म्हणतात. हा. On the 15th तिथी, the moon is full. This is called as Purnima. During the next 14 tithis of the cycle, between the full moon and the new moon, the moon wanes and becomes darker. This is known as Krishna Paksha. Krishna meaning black. On the 15th tithi, called as Amavasya, there is no moon. ये सबको मालूम है ना? हाँ, इसको समझाने की जरूरत नहीं है ना? Right? Anybody who wants this to be explained? हाँ, काल निर्णय खोल लो, आपको तुरंत पता चल जाएगा. अमावस्या कभी है, पूर्णिमा कभी है. 14 दिन के बाद 15वां दिन अमावस्या, 14 दिन के बाद 15वां दिन पूर्णिमा. ठीक है. In the Swara cycle, Surya Nadi Pingala becomes active at sunrise during Krishna Paksha. अब कृष्ण पक्ष में हमारी पिंगला नाड़ी जो है ये सूर्योदय के समय एक्टिव बन जाती है. कौन से तिथियों पे? 1 से 3, 7 से 9 और 13 से 15. इन तिथियों पे हमारी सूर्य नाड़ी सुबह उठते ही सूर्योदय के समय चलने लगती है. पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी ये चलने लगती है. उसके बाद ईडा एंड पिंगला फंक्शन ऑल्टरनेटिवली, यानी जब आप सुबह उठोगे तो तब आपकी सूर्य चालू होगी, उसके बाद चंद्र, फिर सूर्य, फिर चंद्र, 1-1 घंटे का साइकिल. लेकिन शुरुआत सूर्य से हुई. कभी? कृष्ण पक्ष में. कौन सी तिथियों पे? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 15 इन तिथियों पे. स्टार्टिंग इज सूर्य और फिर ऑल्टरनेट होते जाएगा. Thereafter, Ida and Pingala function alternately in 60 to 90 minute cycles throughout the day until at sunset, Chandra Nadi begins to function on the specified days. और उन दिनों में जब सूर्य नाड़ी से शुरुआत हुई थी सूर्योदय के समय, तो सूर्यास्त के समय चंद्र नाड़ी चालू पाओगे आप. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इन दिनों पे सुबह उठते ही सूर्य नाड़ी चालू, सूर्यास्त के समय चंद्र नाड़ी चालू. ड्यूरिंग शुक्ल ऑन तिथिज 4 to 6 और 10 to 12 ऑफ कृष्ण पक्ष. अब बीच में कौन से नंबर छूट गए? 4, 5, 6 और 10, 11, 12 ये 6 दिन छूट गए. राइट?
ये 6 दिन में चंद्र सूर्योदय के समय होता है और सूर्यास्त के समय सूर्य होता है, सूर्य नाड़ी चलती है। आ गया पूरा महीना? हाँ, ऑलराइट। ये किस चीज की बात की जा रही है? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की। अब शुक्ल पक्ष में एग्जैक्टली ऑपोजिट दिखेगा। एट सनराइज ऑफ द फर्स्ट तिथि चंद्र नाड़ी फ्लोज, यानी 1 से 3, 1 2 3 7 8 9 13 14 15 इन दिनों पे चंद्र नाड़ी से शुरुआत होगी और सूर्य नाड़ी से खत्म होगा दिन, एग्जैक्टली ऑपोजिट। और 4 5 6 10 11 12 इन दिनों में सूर्य नाड़ी से शुरुआत होगी और चंद्र नाड़ी से खत्म होगा, ऑपोजिट। क्लियर? हाँ, ये महीने का हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो कौन सा पक्ष चालू है, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, उसके हिसाब से हमारी नाड़ी स्टार्ट होती है। और सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय उसकी ऑपोजिट नाड़ी खत्म होती है। हाँ सर। आता जास्त क्लिअर झालं, त्यावेळेला काहीतरी गोंधळ झाला होता हो आपल्याला शिकवलं तेव्हा. क्लिअर नव्हतं झालं, आता क्लिअर झालं. हाँ, इज इट क्लियर नाउ? कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कौन से दिन पे सूर्योदय के समय चंद्र और कब सूर्य, ठीक है? इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग एंड वैलिडेटिंग द एंशिएंट टेक्स्ट, people coming from all religions and cultures have undertaken Swar Yoga sadhana. In 90% of cases, this system was observed to be operating. तो जो भी स्वर योगा का अभ्यास करते हैं ना, 90% लोगों ने रिपोर्ट किया है कि चाहे वो हिंदू हो या ना हो, तो कि भाई हाँ ऐसा ही है। पक्ष के हिसाब से, शुक्ल कृष्ण पक्ष के हिसाब से, तिथि के हिसाब से सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी से शुरुआत और उसके ऑपोजिट से एंड। इन टाइमिंग द स्वर, द टाइम ऑफ सनराइज इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन। जब भी हमको स्वर गिनती करनी है तो सूर्योदय का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इन समर, क्योंकि समर में द सन राइजेज अर्लियर देन इन विंटर। ठंडी के दिनों में देखो सूर्योदय लेट होता है और गर्मी के दिनों में सूर्योदय जल्दी होता है। एंड द टाइम इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग थ्रू आउट द ईयर, और रोज का सूर्योदय सूर्यास्त का समय बदलता रहता है। द टाइम विल ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट लोकेशन एंड हेमिस्फियर ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑन विच यू आर लिविंग। अच्छा, कौन से देश में हो, कौन से प्रदेश में हो, उस हिसाब से। अंजली, कुठेतरी फोन ठेव ग एका ठिकाणी। कहाँ पे तुम रह रहे हो एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से, और कौन से कॉन्टिनेंट में, लाइक हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में है तो कौन से हेमिस्फीयर में, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, तो हमारा जो भौतिक यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये लोकेशन के हिसाब से भी सूर्योदय और सूर्यास्त का समय बदलता रहता है। ओके, in India the sun rises between 4:45 and 5:15 AM in summer। अगर आप देखोगे गर्मी के दिनों में इंडिया में सूर्योदय का समय 4:45 से लेके 5:15 के बीच में घूमता है, रोज अलग अलग। ओके, और ठंडी के दिनों में 6:15 से 6:45 के बीच में सूर्योदय का समय होता है। बिफोर द एक्चुअल सनराइज हाउएवर इट इज ऑलरेडी क्वाइट ब्राइट। लेकिन देखो, सूर्योदय यानी हॉराइजन से जब सूर्य ऊपर आता है, लेकिन सूर्य हॉराइजन पे आने से पहले, क्षितिज कहते हैं ना, वो हॉराइजन पे आने से पहले ही उजाला हो जाता है ना। ऐसा नहीं है कि वो क्षितिज पे सूर्य आएगा तो ही उजाला होगा, उसके बहुत समय पहले उजाला हो जाता है। सूर्योदय के बहुत समय पहले उजाला हो जाता है। सो इट इज क्वाइट ब्राइट बिफोर द एक्चुअल सनराइज टाइम। दिस मीन्स दैट द स्पेसिफाइड नाड़ी फ्लोज अराउंड द टाइम ऑफ सूर्योदय। तो वो जो नाड़ी कहा है कि भाई ये दिन पे यानी एक तारीख को या एक पहले दिन, कृष्ण पक्ष के पहले दिन पे आपकी सूर्य नाड़ी चलेगी, तो वो सूर्योदय का समय पकड़ो आप, उजाला होने का समय नहीं, सूर्योदय होने का समय। ठीक है,
Of course, those people who live in the city and are surrounded by tall buildings will not be able to tell the time of the sunrise just by looking at the sky. If the sky is covered by pollution, you will have to check with a newspaper even to know where the moon is. आज चंद्र कहाँ है ये भी पेपर में पढ़ना पड़ेगा, या हमारे गूगल बाबा है. When you first start observing your swara, it is advisable to make a diary of your own swara activity. देखो, खुद का हर एक का स्वर अलग है, तो अपना स्वर कैसा है, कितनी उसकी लंबाई है, कौन सा उसका तत्व है, इसके लिए हमें एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी और उस डायरी में नोट करते जाना पड़ेगा कि आज जब सूर्योदय हुआ तब मेरी कौन सी नाड़ी चालू थी. उसके लिए पहले पेपर में देख लो कि कल सूर्योदय कितना बजे है, या आज का देख लो कि आज सूर्यास्त कितना बजे है, फिर देख लो कि आज तिथि कौन सी है, फिर देख लो कि कौन सा पक्ष है, तो आज सूर्यास्त के समय मेरी कौन सी नाड़ी चल रही थी. अगर वो जो काय म्हणतो आपण नियमित लिखित जो द डेजिग्नेटेड टाइम वो समय के हिसाब से है तो बैलेंस में हो आप. अगर आपका उल्टा उल्टा नाड़ी चल रहा है तो कहीं तो भी गड़बड़ है, इम्बैलेंस है. तो पहले तो खुद को डायग्नोसिस कि भाई मेरा कहाँ पे बिगड़ा हुआ है, अगर बिगड़ा हुआ है भी या नहीं, और अगर बिगड़ा है तो कहाँ बिगड़ा है, कितना बिगड़ा है, वो देखना होगा. फिर उसको सुधारना होगा, तब जाके साधना शुरू होगी. ऑलराइट. जो सर बार बार कहते थे लेवल 1 में, तो वो उनका यही कहना था कि आप दिन में 3 बार कम से कम आप 5 मिनट जो प्राणायाम उन्होंने सिखाया, लेफ्ट से सांस लेना, कुंभक करना, राइट से छोड़ना, कुंभक करना, राइट से लेना, कुंभक करना, लेफ्ट से छोड़ना, कुंभक करना, यानी उन्होंने बहिर्कुंभक और अंतर कुंभक दोनों कुंभक करवाया. और कुंभक का जो ये है नंबर है वो सेम होना चाहिए. अगर 6 लिया तो 6 का ही कुंभक होना चाहिए 5 मिनट के लिए, चाहे तुमने सांस छोड़ने से के बाद या सांस लेने के बाद. तो ये अगर हम करते हैं दिन में 3 बार, तो आप 7 दिन के बाद आपका टाइम टेबल देख लेना. करने से पहले तुम्हारा कौन सा सांस कैसे चलता था, करने के बाद उसमें क्या बदलाव आया 7 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, इस तरह से देखते जाना. फिर 21 दिन के बाद क्या चेंजेस आए. ऑलराइट. एंड यू विल सी tremendous changes in the length of your breath, the tattva operating, the time of your breath, which breath is operating on which day during sunrise and during sunset. All of this will alter after the practice of pranayam, nadi shuddhi pranayam. All right, so we will have to maintain a diary of our swara activity. एक किताब ले लो, उस पे लिख लो स्वरा एक्टिविटीज और उसका नोटेशंस बना लो. ऑलराइट. इसके बाद एक स्वर का टाइम टेबल उन्होंने दिया है जो मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे शेयर किया है यहाँ पे. ऑलराइट. ये टाइम टेबल दिया है जहाँ पे उन्होंने तिथि लिखी है, यानी डे ऑफ द मून, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष लिखा है. और फिर पहले फर्स्ट इज प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चंद्र स्वर इड़ा, सूर्य स्वर कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में चंद्र. फिर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी पे शुक्ल पक्ष में सूर्य और कृष्ण पक्ष में चंद्र. फिर सप्तमी, अष्टमी, नवमी में चंद्र पक्ष में चंद्र और सूर्य पक्ष में, कृष्ण पक्ष में सूर्य. फिर दशमी, एकादशी, द्वादशी शुक्ल पक्ष में सूर्य, कृष्ण पक्ष में चंद्र. और त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या शुक्ल पक्ष में चंद्र और कृष्ण पक्ष में सूर्य. इस तरह से हमारी शुरुआत होगी सूर्यास्त के समय. और ये टाइम टेबल बैठना चाहिए. इस टाइम टेबल के हिसाब से अगर तुम्हारी सांसें चलती है तो यू आर बैलेंस्ड, यू आर इन गुड हेल्थ, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर हाइट, वेट, एवरीथिंग, यू आर इन गुड हेल्थ. ये मेंटेन होता है तो. So when you first start observing your swara, it is advisable to make a diary of your own swara activities. However, you have to keep your diary with you and on an hourly basis
और हाफ आवरली इफ पॉसिबल मेक अ नोट ऑफ विच स्वर इज एक्टिव। हर आधे घंटे में आपको नोट करना होगा कौन सा स्वर चल रहा है, आधे या 1 घंटे में आपको नोट करना होगा कौन सा स्वर चल रहा है। दिस विल हेल्प यू इन योर प्रैक्टिस एंड साइमल्टेनियसली यू विल बिकम अक्वेंटेड विथ योर ओन रिदम। तो मेरा रिदम कौन सा है इसको आपको पता चल जाएगा। You may even notice the occurrence of particular events coinciding with specific rhythm। उसके बाद जब महीने भर का आप डायरी देखोगे या हफ्ते भर का ना, हाँ उस दिन मैं टेंशन में थी या उस दिन मुझे काम का लोड ज्यादा था। तो जो दिन तुम्हारा लोड ज्यादा था, या तो तुम शारीरिक या मानसिक अवस्था तुम्हारी नॉर्मल नहीं थी या शांत नहीं थी प्रवृत्ति, तब तुम देखोगे कि तुम्हारी या तो सूर्य चलती है या तो चंद्र चलती है, डिपेंडिंग ऑन योर प्रकृति। तो उसमें भी आपको काफी सारा मैचिंग मिलेगा। एक मैचिंग नहीं कहूंगी, पैटर्न मिलेगा। हम सबका अपना अपना पैटर्न होता है, डीएनए। वो डीएनए, स्वर का डीएनए पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हो इस ऑब्जर्वेशन से। ऑलराइट, तो आपका रिदम कौन सा है ये आपको पहचान में आ जाएगा। यू मे इवन नोटिस द अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट्स कोइंसाइडिंग विद स्पेसिफिक रिदम। इफ यू हैव द अपॉर्चुनिटी, कंपेयर विथ अदर पीपल्स चार्ट। अगर संधि है आपके पास तो दूसरों के साथ अपना चार्ट कंपेयर करो। क्या हमारे पास संधि है? हाँ या ना? हाँ, हम सब एक साथ, हाँ हम सब एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं डायरी बनाना, और हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। राइट, हमने थोड़ी सी शुरुआत की थी पर वो रुक गई। अभी देखते हैं, वी विल रीस्टार्ट एंड वी विल मेक अ 7-day चैलेंज। ओके, तो 7 day 1 hourly, half hourly मेंटेनेंस, ऑब्जर्वेशन एंड नोटेशन कि कौन सा स्वर चालू था, उतना तो शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, biological rhythm. In the 1970s, science coined the word chronopsychology for the 24-hour cycle. Chronopsychologists found that during the 24-hour cycle, certain events and one's mental, emotional, and physical abilities have a best or most likely time of the day. Simple. मैंने मेरा ऑब्जर्व किया है कि मेरा दिन के प्रहर, जब मैं उठती हूँ सुबह, तब से लेके 1-1 बजे तक मेरी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, और 1:30 बजे बैटरी डाउन होने को चालू होती है, आई गो फॉर अ नैप। काम करने की मेरी ऊर्जा फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में बहुत अच्छी होती है, शाम को मुझे बहुत कंटाला आता है काम करने को। तो अगर आप आपका देखो तो आपका देखो टाइमिंग्स अलग होगा। किसी किसी लोगों का 10 बजे तक सुबह उनका ऊर्जा उनकी अप टू मार्क नहीं आती, 10 बजे के बाद वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी 4 o'clock 6 o'clock तक रहती है। तो हर एक का, इसको कहते हैं क्रोनो साइकोलॉजी। क्रोनो साइकोलॉजी हर एक का दिनक्रम, दिनचर्या का और ऊर्जा का हमारा जो क्रम है, ये क्रम 24 घंटे के साथ हमारा अलग अलग होता है। कोई कोई लोग 10 बजे के बाद आंखें खुली नहीं रख सकते, 10 बजे उनको सोना ही है। कोई कोई लोगों को 1-2 बजे तक नींद ही नहीं आती। हाँ, कोई कोई लोग 12 बजे। तो हर एक का अपना एक साइकोक्रोनोलॉजी होता है। मोस्ट लाइकली बेस्ट टाइम ऑफ द डे हम तय करते हैं, ओ दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मी, मॉर्निंग्स आर द बेस्ट टाइम। और हमेशा पति पति ऑपोजिट्स होते हैं, तो मेरे पति के लिए इवनिंग्स आर द बेस्ट टाइम। तो जिनके साथ हम रहते हैं उनका बेस्ट टाइम और अपना बेस्ट टाइम अगर ऑपोजिट हो, ओके, तो जब तक समझौता नहीं होता क्लेश होता है। एक बार समझौता कर लोगे फिर कोई क्लेश नहीं है। ऑलराइट, ओके, सो the Shiv Swaroday says the same and further specifies the time when tasks are either Shubha or Ashubha. तो शिव स्वरोदय में समय दिया गया है जब वो समय पे शुभ कार्य करने चाहिए, और कोई कोई समय ऐसा होता है जब जो अशुभ होता है, तो उस समय पे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ऑलराइट,
The Swara yogi is auspicious and inauspicious. The Swar yogi knows that during the influence of either Ida or Pingla, only certain things can be undertaken if you want to be successful. तो हम अभी थोड़ा बहुत जान गए हैं कि लेफ्ट नाड़ी बह रही है तो उस हिसाब से हमको काम करना है, राइट बह रही है तो राइट बह रही है तो बॉडी एक्टिव है, बॉडी में एनर्जी ज्यादा है तो फिजिकल वर्क करना है, लेफ्ट बह रही है तो थोड़ा शांति पढ़ाई कर लो, विचार चिंतन मनन ये सब चंद्र नाड़ी में करने हैं। तो ऑलरेडी हमने वो एक्टिविटीज देखी है। Scientists have postulated that external forces set the biological clock by stimulating the pineal gland, which is affected by the dark and the light cycles. तो हमारी pineal बाहर की जो परिस्थितियां होती है ना वो हमारी pineal gland को एक्टिवेट करती है और उस हिसाब से हमारी साइकिल चलती रहती है। These rhythms, which were previously known to the ancient rishis, show that man is actually only rediscovering himself in relation to the cosmos. तो क्रोनोसाइकोलॉजी नामक एक ब्रांच शुरू हो गया जिसका अभ्यास करते हैं, उनको कहते हैं क्रोनोसाइकोलॉजिस्ट। जो हमारे ऋषियों ने पहले से ही लिख के रखा है उसको वो अब हाँ ऐसा ही है बोल रहे हैं। ऑलराइट, बस इतना ही कह रहे हैं यहाँ पे। एक लास्ट पैराग्राफ है, ये चैप्टर खत्म होता है, मैं उतना लूंगी और उसके बाद रुकूंगी। रीएडजस्टिंग द स्वरा, इस स्वरा को रीएडजस्टमेंट। If the right or left swara happens to function out of synchronization with the solar or lunar cycles, then one can use the following methods can be used to readjust the cycle. Of course, it is possible that during your analysis of the swara, you may find other convenient methods to alter the flows. तो अगर आपका गलत स्वर चल रहा है और आपको स्वर बदलना है तो आप क्या क्या कर सकते हो। पहला चीज, close the active nostril with either your finger or a piece of cotton wool and breathe through the inactive nostril for 5 to 10 minutes. अगर आपका सूर्य चल रहा है और आपको चंद्र को चालू करना है तो सूर्य को बंद करो और चंद्र से 5 मिनट सांस लो, तो अपने आप या तो कापूस लगा लो और अब 5 मिनट के लिए तो अपने आप चंद्र चालू हो जाएगा, यानी सूर्य बंद होके चंद्र चालू हो जाएगा। ये एक रीत हुई। दूसरा, इनहेल थ्रू द एक्टिव नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू द इनएक्टिव नॉस्ट्रिल। दूसरा, अब मुझे समझो मेरी सूर्य बंद है और मुझे सूर्य को चालू करना है तो मैंने चंद्र से सांस लेने की, सूर्य से छोड़ने की, चंद्र से लेने की, सूर्य से छोड़ने की, ये मैं कुछ बार करूंगी तो अपने आप नाड़ी स्विच हो जाएगी। तीसरा, apply pressure to the armpit on the same side as the active nostril. After some time, the opposite nostril will become activated. For this purpose, the yogis have a stick called the Yog Danda, which they can rest in the armpit, or you can sit in Vajrasan and place the left hand in the right armpit and right hand in the left armpit. This is called Pada Dhirasan. By altering pressure of the hands, you can either regulate the flow or change it completely. जो अगर राइट नॉस्ट्रिल चालू है और आपको लेफ्ट चाहिए तो राइट के ऑपोजिट, यानी जो चालू आपको जिसको चालू करना है उसी आर्मपिट में इस तरह से हाथ लगा दो या योग दंड लगा दो। कहने का मतलब है हमारी काख के बिल्कुल बीच में अगर हम प्रेशर देते हैं तो हमारा नाड़ी वो राइट नाड़ी को चालू करना है तो लेफ्ट काख में प्रेशर देना होगा, लेफ्ट को चालू करना है तो राइट आर्मपिट में प्रेशर देना होगा। ऑलराइट, इसको या तो वज्रासन में बैठ जाओ और दोनों के नीचे हाथ रख दो और इस इधर से प्रेशर थोड़ा ज्यादा दिया, इसको थोड़ा कम किया, इसको ज्यादा दिया, इसको कम किया, ऐसे जब हम ऑल्टरेशंस करते रहेंगे ना तो नाड़ियों का बैलेंसिंग या उसको ऑल्टर कर सकते हैं, हम रेगुलेट कर सकते हैं। चौथा मेथड है लाई ऑन द सेम साइड एज द एक्टिव सुर। अगर आपका सूर्य चालू है और आपको चंद्र चालू करना है तो आप राइट साइड में सो जाओ तो ऑपोजिट चालू हो जाएगा। ओके, वामकुशी, दक्षिण चालू करायचे वामकुशी घ्या, वाम चालू करायचंय दक्षिण कुशीवर झोपा। ऑलराइट, देन in this position you can also use any of the first 3 methods. तो पहले जो मेथड बताए वो भी आप कर सकते हो लेट कर। ओके, एक पांचवा है external environment also influences nasal activities. A sudden blast of hot or cold air or wind can change the swara. Washing the body or just the face in extremely hot or cold water automatically changes the flow.
तोंडावर पाणी मारा. गरम खूप जास्त आहे, सूर्य चालू झाली आहे, चंद्र हवा आहे तुम्हाला, तोंडावर पाणी मारा, चंद्र आपोआप चालू होऊन जाईल. हेही करता येतं. हा, यू कॅन जस्ट put or wash your body or your face. Last point is the type of food consumed will also affect Ida or Pingla. Food which heat the body, such as cayenne pepper, chili powder, and ginger, directly stimulate Surya Nadi, whereas foods which cool the system, such as dahi, yogurt, bananas, activate the Chandra Nadi. तो आहार में भी हम बदलाव ला सकते हैं हमारा स्वर बदलने के लिए. अपने यहाँ शीत और गर्म खाना हम सब जानते हैं कि कौन सा अन्न शीत है और कौन सा गर्म है. तो उस हिसाब से आप अन्न ग्रहण करो तो आपकी नाड़ी स्विच हो जाएगी. ऑलराइट. जैसे अभी बहुत ज्यादा गर्मी थी तो सब्जा का पानी पीते हैं ना, तो फिर चंद्र चालू हो जाती है. अच्छा, ये जो नाड़ी स्विचिंग का मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि सांसों को देख के भी अगर हमारा अटेंशन है वहां पे तो भी स्विच होता है. हाँ, यस, माधवी एग्रीज विथ मी. सो आई हैव सीन यू नो दैट मैं जब चाहती हूँ तब मेरे इरादे के हिसाब से मेरी नाड़ी चलती है. कुछ करना नहीं पड़ता, योग दंड ये वो कुछ नहीं करना पड़ता. मेरा जो इरादा है वो इरादा के, यानी देखो हमारे सोच विचार जो है, हमारे थॉट्स जो है, ये कितने पावरफुल होते हैं कि हमारी नाड़ियों को बदल सकते हैं. प्राण का फ्लो ऑफ प्राणा कैन बी ऑल्टर्ड बाय अवर वेरी थॉट्स. ओके, तो हाँ, आज ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ और पर्सनल ऑब्जर्वेशन एंड स्वरा एक्टिविटी, आई थिंक बस ये 2 पेजेस का ही चैप्टर उतना ही बाकी है. कल पढ़ेंगे. किसी को कुछ कहना है, पूछना है? ऑल गुड. चलो, थैंक यू सो मच. All good, and today was an enriching session for me. Yeah.